हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की डीएलएड 4th सेमेस्टर की जो साइंस की क्लास में ले रही थी, उसमें मैंने आपको लास्ट में जो चैप्टर पढ़ाया था आपका, वो फिजिक्स का चैप्टर चल रहा था, जिसमें आपको विद्युत धारा की जानकारी दे दी थी, आवेश बता दिया था और साथ साथ आपका विभव जो था वो भी वहाँ पर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इन तीनों से जुड़ा हुआ आपका एक न्यूमेरिकल बन सकता है जो मैंने आपको बताया था। और बस सूत्र उसका याद रखिएगा, Q बराबर I इंटू टी, यानी कि आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय। ठीक है, इसको याद रखना और इससे पक्षांतर करके आप बाकी की सारी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर Q पूछा जाए तो Q सीधे सीधे निकल आएगा, I पूछा जाए तो पक्षांतर कर दीजिएगा, तो I का फॉर्मूला बन जाएगा I इक्वल Q अपॉन टी। और बस आपको वैल्यू फिल करनी है। बहुत इजी आते हैं, तो घबराना नहीं है कि कैसे क्वेश्चन करेंगे हम, या मैथ हमें नहीं आती तो हम कैसे कर पाएंगे। सिर्फ आपको सूत्र याद हो, वहाँ पर आपको मान रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आज जो टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा प्रतिरोध का। प्रतिरोध क्या होता है, तो चलिए समझते हैं प्रतिरोध को। अगर हम नाम से इसको समझें तो प्रतिरोध क्या करता है कि जैसे हम इसको किसी परिपथ में लगाएंगे तो ये जो भी धारा बह रही होगी उस परिपथ में, उसका क्या करेगा, उसके मार्ग में कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न कर देगा, रुकावट डाल देगा। प्रतिरोध, रोध वर्ड लगा हुआ है ना, यानी कि जो भी आपका परिपथ है उस परिपथ में अगर हमने प्रतिरोध को लगा दिया तो ये प्रतिरोध क्या करेगा, धारा के मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास करता है। ठीक है, इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। और जब आप कोई परिपथ देखेंगे तो उस परिपथ में इस तरीके का आपको सिंबल एक लगा हुआ मिलेगा, ये किसका है, तो इसका मतलब होता है क्या, प्रतिरोध, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, इसका सूत्र क्या रहेगा, तो जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध विभवांतर और धारा के मान का अनुपात होता है, यानी कि विभव और धारा के अनुपात को ही हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो यहाँ से सूत्र बस याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, प्रतिरोध R बराबर विभवांतर V अपॉन धारा I। ठीक है, चलिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, जिसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं ओम। ठीक है, सिंबल ओम इस तरीके से बनेगा, और वैसे तो ओम आपको लिखना ही है। ठीक है, धारा का मात्रक क्या होता है, तो धारा का मात्रक आपका होता है एम्पियर, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, तो वोल्ट पर एम्पियर भी यहाँ से प्रतिरोध का मात्रक बन जाएगा। पर अगर आपसे एसआई मात्रक पूछी जाती है तो एसआई मात्रक जो रहेगा प्रतिरोध का, वो क्या रहेगा, वो रहेगा ओम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ से, नोट पॉइंट, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, पीतल आदि चालकों का प्रतिरोध जो है वो बहुत कम होता है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 8 वोल्ट है, यानी कि V आपको यहाँ से मिल गया, उससे 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, धारा I मिल गई यहाँ से, तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो हमारा काम रहेगा कि जो भी क्वेश्चन में चीज़ें दी, क्योंकि हम एग्जाम में क्वेश्चन तो नोट करते नहीं है, इसलिए जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उसको सबसे पहले हम नोट करते हैं। तो दिया है हमें विभवांतर B बराबर कितना दिया है, 8 वोल्ट। ठीक है, ये तो हमारा विभवांतर हो गया। यहाँ से धारा I बराबर भी आपको मिल जाएगी, तो I यहाँ पर कितनी दी गई है, I बराबर है आपका 4 एम्पियर। ठीक है, धारा है हमारी 4 एम्पियर। हमें सूत्र पता है, प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रतिरोध R बराबर हमको फाइंड करना है, प्रतिरोध R इक्वल फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से सूत्र लगाइएगा सबसे पहले कि प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, विभव और धारा के अनुपात को प्रतिरोध बोलते हैं, तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन आई। इसको ध्यान रखना, बस अब वैल्यू रखनी है आपको। तो R इक्वल क्या निकल आएगा, विभव है हमारा 8 और धारा है हमारी कितनी, 4। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि जो हमारा प्रतिरोध R है वो निकल आया कितना, 2, और ओम लगा देना लास्ट में, तो 2 ओम हमारा प्रतिरोध निकल करके आ जाएगा। है ना, सिंपल क्वेश्चन, आसानी से हो जाएगा एकदम, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए
देख लीजिए, यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, प्रतिरोधों का संयोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल 1 से 2 बार पूछा गया है प्रतिरोधों के संयोजन से। तो प्रतिरोधों को हम 2 प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, यानी कि किसी परिपथ में अगर हमें 1 से ज़्यादा प्रतिरोध लगाने हो तो उनको हम किस क्रम में लगाएंगे, तो वो 2 प्रकार से लगा सकते हैं। पहला है हमारा श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में आप देख पाएँ कि एक प्रतिरोध लगा दिया, उसके जस्ट पास में दूसरा प्रतिरोध लगा दिया और उसके जस्ट पास में तीसरा, यानी कि यहाँ से आप नोटिस कर पा रहे हैं कि R1 लगा, उसके बिल्कुल साथ क्या लगा, R2 लगा और फिर लगा हमारा R3 प्रतिरोध। ठीक है, इस प्रकार से जब इस क्रम में व्यवस्थित होंगे तो वो हम बोलेंगे कि हमारे प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में व्यवस्थित है। लेकिन जब समांतर क्रम में प्रतिरोधों को व्यवस्थित करते हैं तो एक के ऊपर एक प्रतिरोध लगेगा। देखो सबसे पहले क्या लगा है, R1, फिर हमारा R2 लगा हुआ है, फिर हमारा R3 लगा हुआ है। उम्मीद है आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। कुछ आपको डेफिनेशन या यहाँ से जो फॉर्मूला है वो कुछ निकालने को नहीं पूछेंगे, बस सूत्र आपको डायरेक्ट याद करना है कि यहाँ 11-12 वाली क्लास तो चल नहीं रही है, बेसिक आपका चल रहा है। तो बस इतना याद रखिएगा कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ मिलेगा तो वहाँ आपको चित्र में कुछ इस तरीके का चित्र देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको प्रतिरोध मिलेंगे, R1 ये हो गया, R2 ये हो गया और R3 ये हो गया। ये कौन सा क्रम है, तो ये वाला हमारा क्रम हो जाएगा श्रेणी क्रम। ठीक है, जब इस तरीके से आपको प्रतिरोध जुड़े हुए मिल जाएं तो वो हमारा कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसे मिलेंगे जुड़े हुए, तो जैसे एक प्रतिरोध ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसी से क्या करेंगे हम दूसरा प्रतिरोध जोड़ देंगे ऊपर की तरफ, कुछ ऐसे करके। ठीक है, ऐसे, और फिर ऐसे ही इससे क्या होगा, तीसरा प्रतिरोध जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जब इस क्रम में मिला हुआ मिल जाए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। अब आते हैं इनके सूत्रों पर कि जब हमारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तब हमारा तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होता है। ये तो R1 R2 R3 है, तो तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर R कितना निकल के आएगा, तो तुल्य प्रतिरोध R निकालने का सूत्र होता है कि इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ दीजिएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। जब प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे उस टाइम पर हम तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए उन तीनों प्रतिरोधों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे और हमको तुल्य प्रतिरोध पता चल जाएगा। लेकिन जब प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो उस वक्त हम तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या लगाएंगे, 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि जो भी प्रतिरोध दिए हैं उनके व्युत्क्रमों को हम जोड़ते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है कि दिए गए चित्र में A से लेकर B तक का तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो आप सबसे पहले देखिए कि आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रतिरोध दिख रहे होंगे इस चित्र में, और जो आपको प्रतिरोध दिख रहे हैं वो क्या है, एकदम सीधे जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं कि नहीं। तो ये प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम इनको नाम दे देते हैं। प्रतिरोध R1 हमारा 2 ओम का हो जाएगा, R2 हो जाएगा हमारा 3 ओम का और R3 प्रतिरोध हो जाएगा हमारा 4 ओम का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया है हमको R1 प्रतिरोध हमारा कितने का है, R1 है 2 ओम का। क्लियर, R2 प्रतिरोध हमने कितने को मान लिया, 3 ओम को मान लिया, और R3 जो हमारा लगा हुआ है वो कितने का है, 4 ओम का लगा हुआ है। तुल्य प्रतिरोध, अब सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन सा क्रम था, श्रेणी क्रम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे श्रेणी क्रम में। प्रतिरोधों का संयोजन किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए हमारा तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर, R1 की वैल्यू कितनी है 2, R2 की वैल्यू कितनी थी 3 और R3 की वैल्यू कितनी थी 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 ओम हमारा प्रतिरोध निकल करके आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोग को। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, बस सूत्र याद रखना है कि सूत्र हम किस तरीके से एग्जाम में लगाएंगे। क्लियर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में A से लेकर B तक का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और जबकि आपके जो प्रतिरोध हैं वो किस संयोजन में दिए गए, यहाँ लिख के नहीं आया ये कौन सा संयोजन है, आपको खुद पहचानना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक प्रतिरोध जुड़ा, उसके फिर नीचे दूसरा, फिर उसके नीचे तीसरा, तो इस तरीके से 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। तो हमारा जो संयोजन है वो किस क्रम में है, समांतर क्रम में। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम वाला सूत्र हम लगाएंगे। सबसे पहले इसको नाम दे देना R1,
इसको दे दीजिए R2 और इसको दे दीजिए R3। ठीक है, तो हमारा काम रहेगा कि दिया है हमको प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो प्रतिरोधों के मान दिए गए हैं। R1 हमारा है 4 ओम का, R2 प्रतिरोध हमारा है, एक सेकेंड, R2 प्रतिरोध है हमारा 2 ओम का, और R3 प्रतिरोध हमारा कितने का है, 6 ओम का है। क्लियर है ये। अब हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे प्रतिरोध है वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में संयोजन है। किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो सूत्र हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ पर सूत्र लगेगा 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, संयोजन जिस क्रम में होगा वही वाला आपको सूत्र लगा देना है, बहुत सिंपल है। और बस अब वैल्यू उठा के रख दो। R1 था हमारा कितना, 4 ओम का था, और R2 था हमारा 2 ओम का, तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/6, और यहाँ पर 1/R आपका चलेगा। क्लियर है। अब क्या कर दीजिए, एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर दीजिए। 4 2 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा आपका। चाहे तो एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालते हैं यहाँ पर साइड में, तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 2 और 6 का एलसीएम देख लीजिएगा। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 1 का 1, 3 का 3, फिर 3 से जाएगा 1 1 और 1, तो 2 दूनी 4 तियाँ 12। हमारा कितना आ गया एलसीएम, 12 यहाँ पर एलसीएम आ गया। 4 से देंगे तो 4 तियाँ 12, तो ये 3 एकम 3, 2 से दिया 2 छिंग 12, और 6 का इसमें गुणा किया 6 एकम 6, 6 से दिया 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/R ऐड कर दीजिएगा फटाफट इनको। 6 3 9, 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11/12। ये तो 1/R की वैल्यू निकल के आई है। इसको पलट दीजिए, यहाँ पर क्या करो, R/1 कर दो, तो यहाँ भी पलट जाएगा ये। तो यहाँ पर कर देते हैं R/1 इक्वल 12/11। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी निकल आएगी, R बराबर आ जाएगा 12/11 ओम। चाहे तो आप डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। जैसे चाहे वैसे कर सकते। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, बस ये ध्यान रखना दोनों ही पलटने पड़ेंगे। सीधे सीधे आप ये मत कर देना कि 1/R आपकी 11/12 आई और आपने क्या लिख दिया, R इक्वल 11/12, तो वो चीज़ वहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन 2020 में आपसे पूछा गया था, और यहाँ पर प्रतिरोध जो है वो दोनों ही क्रम में जुड़े हुए हैं। देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है, क्या दिया है चित्र में, दिए गए चित्र में ए से बी तक का, ए तथा बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा। ठीक है, आपको पहला प्रतिरोध यहाँ पर दिखा, फिर आपको एक प्रतिरोध यहाँ, फिर एक यहाँ, और उसके बाद एक यहाँ पर दिखा है। अब आप देख पा रहे हैं इस चित्र में कि ये जो 3 प्रतिरोध हैं ये तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और ये वाला प्रतिरोध किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लें, और जब इसका तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक कोई ऐसा प्रतिरोध जुड़ जाएगा। तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है, इन तीनों का जब निकल आएगा उसके बाद वो जो तीनों प्रतिरोध होंगे वो किस में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर मैं कैसे बता रही हूँ आपको। कहने का मतलब है कि आपके ये वाला प्रतिरोध, ये इस तरीके से जब हम इसका तुल्य प्रतिरोध, बीच वाले का तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे तो इसकी जगह एक प्रतिरोध आ जाएगा। तुल्य का मतलब है उनका कॉमन वैल्यू निकल आएगी, और फिर जब उसकी जगह हम वो वैल्यू रख देंगे तो हमारा जो लास्ट में ये बनेगा, ये क्या बन जाएगा, श्रेणी क्रम बन जाएगा। तो पहले हम इन बीच वाले तीनों का क्या निकाल लें, तुल्य प्रतिरोध। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को नाम दे देते हैं। सबसे पहला हमारा R1 हो जाएगा, फिर R2, R3, R4 और R5। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से चित्र बनाइएगा, जो भी आ जाए एग्जाम में उस चित्र को बनाइए, उसके बाद उनके ऊपर R1, R2, R3, R4 लिख दीजिएगा। अब आपके कौन कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में थे, तो R2, R3 और R4 प्रतिरोध समांतर क्रम में थे, तो यहाँ पर लिख दिया R3, R2 और R4 समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध R6। जो तुल्य प्रतिरोध हम निकाल रहे हैं उसको हम नाम दे रहे हैं R6 का।
ठीक है। तो R6 अगर तुल्य प्रतिरोध हो तो सूत्र हमारा बन जाएगा 1/R6 इक्वल 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। R2 की वैल्यू क्या है? तो R2 की वैल्यू है 2 ओम। जहाँ पर R2 लिखा है वहाँ 2 ओम फिल करना है। R3 की वैल्यू क्या है? R3 की है 3 ओम और R4 की वैल्यू है 4 ओम। तो बस 2 3 4 रखने पड़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे? 1/R6 बराबर हो जाएगा 1/2 1/3 प्लस 1/4। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 12, डिवाइड करेंगे 2 6 ज़ा 12 तो यहाँ 6, इसके बाद 3 4 ज़ा 12 तो यहाँ 4 और 4 से करेंगे 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 3 13/12 आंसर निकल के आ जाएगा। और जब R6 की वैल्यू निकालेंगे तो R6 कितना आ जाएगा? इसको पलट के कैसे कि हमने कर लिया R6/1 इक्वल 12/13। तो R6 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 12/13 आ जाएगी। अब हमारी जो कंडीशन बनी होगी कुछ ऐसे बनी होगी कि एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ा था, हमने तुल्य प्रतिरोध बीच वालों का निकाल लिया, यानी कि R6 यहाँ निकल आया और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? R5 जोड़ा होगा। ठीक है, यही तो होगा। यहाँ पर R5 जोड़ा था, यहाँ पर R1 जोड़ा था, तो यहाँ हमारा R1 की वैल्यू कितनी थी? तो R1 की वैल्यू हमारी थी 1 ओम। ठीक है, R6 की वैल्यू हमने निकाल के रखी है 12/13 और R5 हमको दिया गया था 5 ओम। अब ये तीनों जो प्रतिरोध आपको दिख रहे हैं किस क्रम में हो गए? ये हो गए श्रेणी क्रम में। तो अब हम लगा देंगे श्रेणी क्रम का सूत्र। तो यहाँ पर आ जाएंगे R1 R6 और R5 जो है वो हमारे श्रेणी क्रम में है। यहाँ पर देख लीजिएगा R1 R5 और R6 हमारे श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या बन जाएगा? R बराबर R1 प्लस R6 प्लस R5। R1 की वैल्यू कितनी है? 1 ओम, तो 1 रख दी। R6 की कितनी आई थी? 12/13 और R5 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर R5 की वैल्यू है 5 ओम। ठीक है, इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, 13 एलसीएम आ जाएगा, 13 1 13, यहाँ पर 12, यहाँ 65। अब जब ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 90/13। ठीक है, यहाँ पर सीधे सीधे आर हमारा निकल आएगा। तो बस आपको क्या करना है? सीधे सीधे पहले ये पहचानना है कि जो हमारे प्रतिरोध है वो किस क्रम में संयोजित है। अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अगर हमारे जुड़े हुए हैं तब हमारा तुल्य प्रतिरोध आर निकलेगा, उन सब का सम। 3 है तो 3 कर दीजिए, अगर 4 प्रतिरोध जुड़े होंगे तो इन चारों को जोड़ देना, 5 जुड़े हों तो 5 जोड़ देना, एक साथ जोड़ देने हैं बस। और जब हमारे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होंगे तब 1/R, तब हमारा जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो क्या निकलेगा? समांतर क्रम में जब जुड़े होंगे उस टाइम पे हमारा तुल्य प्रतिरोध 1/R निकलेगा कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अगर और है तो और एक साथ जुड़ते चले जाएंगे, 1/R5 1/R6। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओम का नियम। एक बार पूछा जा चुका है आपसे ओम का नियम क्या होता है। तो ओम के नियम के अनुसार ये है कि यदि ताप और दाब जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, भौतिक परिस्थितियां, उन अवस्थाओं को अगर हम नियत रखते हैं, उनमें चेंज ना किया जाए, तो किसी भी चालक का प्रतिरोध जो होगा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और धारा के समानुपाती होता है। यानी कि जो इस कंडीशन में प्रतिरोध R जो होगा हमारा, जब हमारी सारी भौतिक अवस्थाएं नियत होंगी उस टाइम पर प्रतिरोध R उस परिपथ में बहने वाली धारा I के क्या होगा? उत्पन्न विभवांतर धारा I के समानुपाती होगा। ठीक है, R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? V। एक सेकेंड रुकिएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, अभी एक मिनट। ओम का नियम ये कहता है कि अगर कोई भी इस तरीके का आपका परपथ ले लेंगे, ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पर ताप और आदि भौतिक अवस्थाएं समान रखी जाएंगी तो जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध हमारा कहाँ नीचे बना हुआ है? R1 इसको नाम दे देते हैं या R दे देते हैं। तो ये जो हमारा प्रतिरोध होगा, इस प्रतिरोध के सिरों पर जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा वो विभवांतर, यानी कि वो विभवांतर V जो है वो धारा I के समानुपाती होगा, यानी कि V प्रोपोर्शनल I होगा। क्लियर?
V प्रोपोर्शनल I, जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तब वहाँ पर हमको ये R निकल के मिलेगी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये जो R निकल के आया यही R क्या है, हमारा प्रतिरोध है जो नियतांक है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आपको R इक्वल आप निकाल सकते हैं क्या, V/I। वही वाला सूत्र निकल आएगा जो मैंने आपको भी पहले बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि V इक्वल क्या हो जाएगा, RI। वरना हमेशा एक सूत्र याद किया करो जो भी आपको ठीक लगे, उससे क्या है बस पक्षांतर करनी होती हैं आपको राशियाँ और आपको आंसर निकल आता है। तो R इक्वल V/I याद रख लो, या फिर आप क्या याद रख लो, V इक्वल RI, और यहाँ से आपको दोनों मान प्राप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पर आपके यंत्र दिए गए थे। सबसे पहला है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज़ हम तब करते हैं जब बहुत ही अल्प विद्युत धारा का मापन करना हो। अमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा के मापन में, और वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं विभवांतर के मापन में। यहाँ पर एसआई मात्रक देख लीजिए सभी के। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, या विभवांतर आ जाए तब भी वोल्ट लगाना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है, आगे आते हैं कि ये फ्यूज़ क्या होता है। फ्यूज़ का यूज़ बहुत किया जाता है घरों में। तो फ्यूज़ क्या होता है, आपका एक बचाव यंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा परिपथ होगा, जो भी सर्किट होगा, उसमें एक बचाव यंत्र है, एक युक्ति एक ऐसी है जिसका हम प्रयोग करते हैं सुरक्षा के लिए। ठीक है, जब भी शॉर्ट सर्किट होते हैं तो शॉर्ट सर्किट होने पर ये कनेक्शन को तोड़कर विद्युत प्रणाली को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर ये फ्यूज़, जैसे ये पूरा कनेक्शन है, बीच में क्या लगा हुआ है, फ्यूज़ तार लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा विद्युत धारा आ रही है, तो ये क्या होगा, बीच में से टूट जाएगा, पिघल जाता है, क्योंकि इसका गलनांक जो है बहुत कम गलनांक होता है। जैसे एक सेकेंड रुकिएगा। जैसे आपका इस तरीके से है एक परिपथ, और यहाँ पर बीच में क्या लगा हुआ है, फ्यूज़ लगा हुआ है। जैसे ही आपकी विद्युत धारा अप्रवाहित हुई तो इसका गलनांक क्या होता है, इस फ्यूज़ का गलनांक बहुत कम होता है। बहुत ज़्यादा तीव्र विद्युत धारा आएगी तो ये क्या होगा, पिघलने लगेगा, और जैसे ही ये पिघलेगा तो ये क्या होगा, परिपथ को तोड़ देगा। ठीक है, और जब परिपथ को तोड़ा इसने, बीच में से अलग हो गया ये पिघल के, तो क्या होगा, अब हमारा जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी वो रुक जाएगी। तो इस तरीके से जो प्रणाली होती है विद्युत धारा की, यानी कि जो भी हमारे घर में लगी होती है लाइट वगैरह, वो क्या होती है, उनको सुरक्षा मिल जाती है उस प्रणाली को। इसलिए हम इस फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, जिससे क्या है, काफ़ी अधिक नुकसान होने से बच जाता है। आगे आते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। तो पहला है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में किसका प्रयोग करते हैं, तो जनित्र का प्रयोग करते हैं। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो डायनमो। और देखो एक चीज़ समझ लेना, अगर आपसे ऑप्शन में आ जाए कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है, तो वहाँ पर जनित्र और डायनमो दोनों हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा का ही एक पार्ट होती है। ठीक है, तो दोनों ही आपके सेम है। गतिज ऊर्जा जो है वो इसी का पार्ट है, तो आप इन दोनों को एक ही मान के रखिए। ऑप्शन जैसा है वैसा लगाइएगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं हमारे सोलर सेल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है विद्युत मोटर, जो घरों में लगी होती हैं। ऐसे ही आपका जो विद्युत बल्ब है, क्या विद्युत बल्ब, यानी कि जो बल्ब है ये क्या करता है, ये हमारी जो विद्युत ऊर्जा आती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा, और साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, ऊष्मीय ऊर्जा में। ठीक है, चलिए अगला आपका इसमें है विद्युत धारा के जो खतरे होते हैं उनसे बचाव के क्या क्या उपाय। वैसे तो आप लिख सकते हैं, बट फिर भी क्वेश्चन आया था तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। गीले हाथों से बिजली के जो उपकरण होते हैं, स्विच वगैरह, उनको टच ना करें, ना चलाएं। बिजली के सटे हुए खंभों से जानवर इत्यादि को ना बांधें। कटे फटे अगर क्षतिग्रस्त विद्युत तार हैं तो उनको तुरंत बदल दिया जाए, क्योंकि करंट आने की संभावना रहती है। ऐसे ही पावर पॉइंट्स को कवर करके रखें। अगर घर में बच्चे वगैरह आए तो खासकर इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और बिजली के तारों के नीचे कभी भी आग वगैरह हो गई, जैसे होलिका दहन होता है ना, तो ये सब चीज़ें ना करें, नुकसान हो सकता है। ठीक, तो ये सब आपके बचाव की चीज़ें रहेंगी। आज मैं इतना ही रखूँगी, क्योंकि आपका जो भी ये चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, वो पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें विद्युत धारा, आवेश, प्रतिरोध, विभव, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इंपॉर्टेंट सारी करा दी है। ठीक है, क्योंकि देखो फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी बहुत ज़्यादा है साइंस में आपका, और इतना सब कुछ ना पूछा जाता है और ना ही आपके
आपके लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि 11th अगर 12th लेवल पे ये चीज़ें आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा है, वहीं से ये सब चीज़ें आई। तो बेसिक आपको जानकारी चाहिए, सूत्र वगैरह याद रखिए, ये न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं और ज़्यादा नहीं, बस 3-4 न्यूमेरिकल आपके बनेंगे, या तो धारा से बन जाएगा या फिर न्यूमेरिकल प्रतिरोधों के संयोजन से बनता है। तो ये 2 न्यूमेरिकल आपके यहाँ से रहेंगे, इनको तैयार कर लेना बस। ठीक है, ये 2 ही प्रकार के हैं, सूत्र याद कर लो, 2 काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है, नया चैप्टर, वो है चुंबक। चुंबक को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।